नमस्कार व्यूअर्स। अभी हाल ही में कनाडा ने भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को कनाडा छोड़ने के लिए कहा है। भारत ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कनाडाई राजनयिक को भारत से जाने के लिए कह दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद के अंदर बेतुका बयान दिया है। क्या वो खालिस्तानियों के प्रभाव में इतना ज्यादा है? इन सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल आर सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा प्रश्न है, क्या जस्टिन ट्रूडो या कनाडा की संसद के सदस्य है खालिस्तानी तत्वों के बहुत ज्यादा प्रभाव में है, वहां की पॉलिटिक्स को वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं खालिस्तानी तत्व कि वो भारत को ही आंखें दिखाने लग गए हैं? आपके सुनने वालों को, देखने वाले को हमारा नमस्कार। आपने जो सवाल पूछा कि उन्होंने, जो आपने कहा कि पार्लियामेंट में उन्होंने ऐसी हम्म। कुछ बातें कही भारत के खिलाफ। आपने कभी देखा है कि हम किसी यूरोपियन देश के खिलाफ या हमारी वहां हाँ। की आंतरिक जो राजनीति है या जो आंतरिक मामले हैं उसके बारे में हम कभी चर्चा करते हो? कभी नहीं। ऐसा आप कभी नहीं कभी देखेंगे। नहीं। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी ये याद दिलाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब मोदी साहब यूरोप गए थे और कई बड़े बड़े डील्स हुए थे उस समय। हम्म। यूरोप में भी फ्रांस के दौरे पे थे, कई बड़ी बड़ी डील्स हुए थे। और अभी जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है उसके मद्देनजर वो बहुत अहमियत रखती है यूरोप के लिए। इसके बावजूद एक तरफ तो ये हो रहा है कि भारत बड़े बड़े डील्स कर रहा है उनके साथ, आर्म्स डील्स। और दूसरी तरफ आर्म्स ही नहीं, अब बाकी और कमर्शियल चीजें। डील्स भी थे। और दूसरी तरफ यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बहस हो रही है कि भारत की आंतरिक स्थिति क्या है। यहाँ मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर लोगों के फ्रीडम सप्रेस किए जा रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे जो ऑपोजिशन है उसकी आवाज को दबा दिया गया, तमाम तरह की चीजें हो रही थी। तो मैं मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात को लेके। लेकिन तब मैं सोचता हूं कि आखिर, अच्छा, उन लोगों में से किसी ने, कोई 10-12 स्पीकर थे, उनका उनका कोई वास्ता नहीं था हिंदुस्तान से, कभी भी शायद इस मिट्टी पर अपने अपने कदम भी नहीं रखे थे उन लोगों ने। लेकिन वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे। अब है क्या कि ये, चाहे वो भारत को वो देखा हो, जानते ना हो, भारत के बारे में ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, लेकिन ये अंग्रेजों का एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हम जो कहेंगे, हम सबसे वो बड़े सही है। इंसान हैं, हम सबसे बड़े विकसित संस्कृति हैं, इसलिए। और बाकी जो दुनिया है वो तो पूरी, मतलब एकदम वो जाहिल है, हमारे जितने वो सुसंस्कृत नहीं है, वो तो अंधकार में जी रहे। ये टिपिकल यूरोपियन माइंडसेट है या पश्चिमी माइंडसेट है। और उसी माइंडसेट से ये ट्रूडो के जो जितने बयान हैं और उनके जितने कारनामे हैं और भारत के आंतरिक मामलों में जो दखल अंदाजी है, उसको उस नजर से देखना चाहिए। दूसरी बात आपने पूछा कि क्या कनाडा की राजनीति में ये खालिस्तानी खालिस्तान तत्व। फैक्टर बहुत हावी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वर्तमान सरकार है कनाडा की, लिबरल पार्टी की सरकार, जिसको ट्रूडो, जिसका लीड कर नेतृत्व रहे करते हैं, वो सर खालिस्तानी ही उस सरकार को चला रहे हैं। और वो कैसे? तो 2019 में जो चुनाव हुए थे वहां पे, तो वहां पे कोई 338, पहले मैं बता दूं कि वहां सिखों की पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास में, टू बी मोर एक्यूरेट 9,55,000 इस तरीके से सिखों के। 338 सीट उनके पार्लियामेंट में है, जिसमें कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी में 157 सीटें हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के 121 सीटें, और इसके आपके जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी
न्यू डेमोक्रेटिक जो कि खालिस्तानियों द्वारा डोमिनेटेड है, उसमें कोई 24 सीटें हैं। तो अगर आप आधा कर ले 338 का, तो 169 होता है, तो आपको हाफवे मार्क तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। ये करेंगे। तो उसमें से अगर ये 24 सीटें जो है, अगर ट्रूडो को सपोर्ट ना करें तो इनकी सरकार गिर जाएगी। ठीक इसीलिए है ना, ऐसे 12 सीटें तो कम से कम चाहिए। चाहिए। तो एक्चुअली ही इज रनिंग, इट इज द खालिस्तानीज हु आर रनिंग द गवर्नमेंट। ये सरकार उनकी गिर जाएगी अगर ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो एनडीपी, अगर वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हेडिंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो कुंजी है वो इनके हाथ में है, खालिस्तानियों के हाथ में है। एक तो ये बात हो गई ट्रूडो की, जो रवैया रहा है इनका, भारत विरोधी रवैया। दूसरा क्या है कि कुछ इसके पीछे इनकी अपनी जो ये भी बाय द वे वंशवादी हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कि इनके पिताजी जो थे पियरी ट्रूडो, वो भी कनाडा के प्रधानमंत्री थे। अच्छा। और ये 1974 की बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी एक पृष्ठभूमि है। इनका जो नजरिया है, इनका जो रवैया है भारत के प्रति, वो कुछ एक खानदानी रवैया भी आप कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो पियरी ट्रूडो वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ठीक है, 1974 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय हमने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है ना, पीसफुल पर्पसेस के लिए। तो जब ये टेस्ट हुआ तो दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा उससे परेशान था तो वो था पियरी ट्रूडो। मतलब भारत से वो एक तरह से नफरत करने लगे उसके बाद से। तो उन्होंने उनका कहना था कि भारत को जो कनाडा ने जो रिएक्टर्स दिए थे, कांडू रिएक्टर्स का, उसका भारत ने मिसयूज किया है। वो पीसफुल पर्पसेस, एनर्जी के जनरेशन के लिए दिया गया था। उन रिएक्टर्स को, उसके फंक्शनिंग को इन्होंने एक तरह से मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज किया, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद से उनका भारत से के प्रति एक तरह का नफरत उनके मन में जागा, मतलब पैदा हुआ, और वो नफरत जारी रहा। इस बीच में क्या हुआ कि 1974 में ही वो एक दौर था जबकि खालिस्तानी मूवमेंट धीरे 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 पनप रहा था। तो उसके बाद से ये शुरू हुआ कि भाई ये वहां पर इनका जाना शुरू हुआ, खालिस्तानियों का। हालांकि इसकी एक लंबी पृष्ठभूमि है, लेकिन मैं इस पृष्ठभूमि में आपको कह, तो इन्होंने उस समय इनके कुछ इन्होंने लॉज ऐसे किए कि इनको कोई चेक नहीं करते थे, कौन है, क्या है, किस पृष्ठभूमि का है, कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, क्या क्राइम करके है, वो सब जो भी कनाडा में आता था उन सबको एंट्री मिल जाती थी। तो वहां से शुरू हुआ। अब धीरे 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 इनकी संख्या बढ़ गई। और उसी समय आपको याद दिला दूं कि 1979 में ये करतारपुर कॉरिडोर इन्होंने दिया था, जियाउल हक ने, ठीक है ना। तो उस करतारपुर कॉरिडोर में जब ये सिखों का आना जाना शुरू हो गया, तो उसके बाद से वो एक रास्ता बन गया कनाडा जाने के लिए, ठीक है ना। तो वो रास्ते, उसका इन्होंने मिसयूज किया, वहां से लोग कनाडा चले गए, और फिर आईएसआई भी पूरी तरीके से इस मूवमेंट, खालिस्तानी मूवमेंट में सक्रिय हो गया, उसको बड़े अच्छे से फैसिलिटेट हो गया। अब वो जो भी जाता था, मैं जैसा कि बताया कि कोई उसका कोई चेकिंग वगैरह कोई ये नहीं,
अ, उनकी उन्होंने एक अपने आप वो बना रखा था, एक पॉलिसी, एक नीति बना रखी थी कि कोई भी जो अपने आप को बोले कि मैं पॉलिटिकली प्रोसिक्यूटेड हूँ या प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी हूँ, उसको हम शरण देंगे। तो ढेर सारे लोग रेफ्यूजी स्टेटस ये करके उधर जाने लगे। और ये भी बात याद रखें कि जो आप ये देखते हैं कि ये जैसे सिमरनजीत सिंह मान और कई और नेता जो हैं, ये बार बार ये उठाते हैं इस मुद्दे को कि भारत में एक विशेष समुदाय के प्रति या सिख समुदाय के प्रति उनका उनके साथ शोषण हो रहा है, उनको अपना हक नहीं मिल रहा, इत्यादि इत्यादि। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ताकि इनको पॉलिटिकल रेफ्यूजीज के एथनिक रेफ्यूजीज के रूप में इनको पेश किया जा सके वेस्टर्न वर्ल्ड में। और अच्छा। ये एक पूरी इंडस्ट्री चलती है। ये सिमरनजीत सिंह मान जो है वो उसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो अब क्या होता है कि फिर धीरे 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 इनकी संख्या बढ़ती गई। 80 के दशक में इसको, जब इसकी चरम सीमा तब पहुंची जब 1985 में वो एक एयर इंडिया का कनिष्क। विमान कनिष्क, उसको वो क्या परमार जो था, तलविंदर सिंह परमार, परमार, हाँ जी। हाँ, उसने उसको उसका बॉम्बिंग किया था कनिष्क का। और आपको मालूम है कि उसमें 300 से ज्यादा लोग और 22 क्रू मारे गए थे उसमें। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि वो कनाडाई नागरिक उसमें ज्यादा मारे गए थे। बिल्कुल, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको कभी भी कैनेडियन नजरिए से नहीं देखा इन्होंने कि ये हमारी भूमि से ये टेररिज्म हुआ है, हम इसके लिए हमको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि दोबारा ऐसे ऐसी चीजें नहीं हो, या खालिस्तानी टेररिज्म पर नकेल कसा जाए। ये सब उस अपने कनेडियन नजरिए से उन्होंने इसको नहीं देखा। उनको यही लगा कि ये किसी और का दर्द है, किसी और की समस्या है। और उसके बाद से कोई उसमें जो रुकावट है खालिस्तानी मूवमेंट में, उसमें नहीं आई। अभी जो पॉलिटिक्स में मैं जो कह रहा था, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी में हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं आपको पृष्ठभूमि दे दूं। ये आपको याद होगा कि सबसे पहले वहां पर सिख ब्रिटिश कोलंबिया में गए, कनाडा में। और वो कैसे गए कि 1897 की बात है, क्वीन विक्टोरिया का डायमंड जुबली था। तो उस डायमंड जुबली में पूरा वो सेरेमनी शो शाप जो इसमें था, तो यहाँ से भी मार्च पास्ट हुआ था वहां पे पूरे लंदन के रोड्स पे। तो तरह गुरखास भी थे, सिख्स भी थे, ठीक है। तो एक तरह से वो कहते हैं कि जैसे कोई एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, इस तरीके से। तो जब ये लोग वो सब वहां से लौट रहे थे, 1897 में लौट रहे थे, तो वो ब्रिटिश कोलंबिया के में कुछ सिख गुजरे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो जो जमीन है वो बिल्कुल हमारे पंजाब की तरह है, उसी तरीके से यहाँ लैंड फर्टाइल है, खेती की जा सकती है। तो कई वहां पे रुक गए। वहां पे बसने की कोशिश किया उन्होंने, और बस गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक जहाज गई थी कोटागामा मारू करके, वो कलकत्ता से वो की थी। उसमें भी सरदार लोग, ये सिख भाई लोग और भी लोग थे उसमें। उसमें काफी 300-400 एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट 330 कुछ उसमें सिख्स थे और बाकी लोग थे। तो वो जहाज गई थी वहां पर। उसका एक ये भी था कि हम लोग वहां पर जाएं और वहां से हम स्वतंत्रता का आंदोलन करें शुरू, ठीक है ना। तो उसको वहां से उस शिप को एंट्री नहीं मिली वहां पे। और तब तक जो कुछ सिख भाई लोग थे और बाकी लोग थे, उन्होंने गदर मूवमेंट, आपको मालूम है, शुरू किया अमेरिका में। अब गदर मूवमेंट में क्या होता है कि अंग्रेजों ने क्या किया कि उसमें एक अपने बंदे को एक इन्फिल्ट्रेट करवा दिया। उसका नाम आई थिंक था हॉपकिंस। हॉपकिंस की माँ सिख थी, बाप जो था वो अंग्रेज था।
वो इन्फिल्ट्रेट कर गया। धीरे 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 उसने क्या किया कि एक इन्फिल्ट्रेट करके एक नया ग्रुप खड़ा कर दिया, ठीक है ना, गदर मूवमेंट के अंदर ही। और वो जो ये गद्दार वाला जो ग्रुप उसने क्रिएट किया, जो बनाया, उसने पूरे गुरुद्वारों पर कैप्चर कर लिया वहां पे, अच्छा। ठीक है ना। अब उसके बाद से खालिस्तान मतलब का सेपरेटिज्म थोड़ा 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 पनपना शुरू हो गया, सीड सीट 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 शो हो गया, एक तरह से बो दिया गया। होती गई। उसके बाद 1960 वगैरह में पंछी थे, वो एक पंछी हाँ हाँ। नाम का। उसके बाद फिर 71 में ये जगजीत सिंह चौहान वगैरह। और उसके बाद आपको मालूम है कि 71 की लड़ाई के बाद अमेरिका नीतिगत तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलके इन लोगों ने ये खालिस्तान मूवमेंट को हवा देना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि एक जनरेशन का शिफ्ट हो जाता है। हम्म। पहले जनरेशन को अंग्रेजी नहीं आती थी, ये दूसरी जनरेशन को वो अंग्रेजी बोलना सीख गए। जब वो अंग्रेजी बोलना सीख गए तो वो फिर राजनीति में एक्टिव हो गए। वो सक्रिय हम्म। होना शुरू हुए। फिर एक कनाडा में खालिस्तान का एक पॉलिटिकल स्वरूप देखने को मिला, ठीक है। और अब स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं कि पूरे सरकार को वो नियंत्रण, हाँ। नियंत्रित कर रहे हैं। इस बीच क्या होता है कि भारत में 1990 के दशक में यहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट जो है वो करीब करीब समाप्त हो गई थी। लेकिन उसकी लॉ कनाडा में जलती रही, उसकी मशाल कहे, उसकी मशाल कनाडा में जलती रही। और उसके बाद यही सिलसिला जारी रहा। और ये नहीं है, जब मनमोहन सिंह भी G20 मीट के लिए वहां गए थे तो वहां के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर थे कनाडा में। उनसे उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, ये खालिस्तानी मूवमेंट और खालिस्तानी अभी हाल ही टेररिज्म। में मोदी साहब ने भी उठाया है G20 जी में। जी 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 जी। उसके बाद क्या होता है कि ट्रूडो साहब 2018 में भी यहाँ आए थे हिंदुस्तान में। और उस समय उनको बहुत जैसे अभी G20 के समय बहुत कोल्ड रिसेप्शन मिला था, उस समय भी उनको मिला था ये कोल्ड रिसेप्शन। लेकिन वो जब यहाँ गए तो उन्होंने कुछ चीजें सुधारने की कोशिश की। और एक रिपोर्ट इन्होंने कनाडा के सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की कि पब्लिक, उस रिपोर्ट का नाम था, मैं आपको पढ़ के बताता, पब्लिक रिपोर्ट ऑन टेररिज्म थ्रेट टू कनाडा। पब्लिक रिपोर्ट ऑन टेररिज्म थ्रेट टू कनाडा। और उन्होंने खालिस्तानी टेररिज्म को मैटर ऑफ कंसर्न बताया था कि ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन फिर खालिस्तानियों ने बड़ा हंगामा किया और उसके बाद से ये रिपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। समझा जा सकता है सर उन खालिस्तानियों का पॉलिटिक्स में कितना जी जी इन्फ्लुएंस जी हो। है, जी है। अब जब अब हम आते हैं फार्मर्स एजिटेशन पे। ये सो कॉल्ड जो किसान आंदोलन हुआ था अभी 2021 में। या किसान विरोध जो हुआ था, तो उसमें ट्रूडो के भी बयान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। ट्रूडो ने एक बयान दिया कि मैं मेरी ये बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं इसका नोटिस न लूं, जो ये भारत में किसानों का विरोध हो रहा है और हमारे जो भाइयों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, इसका हम संज्ञान लेते हैं। और मुझे उनका और उनके परिवारों का हमें चिंता है, ठीक है ना। इस तरह के उन्होंने बयान दिए। आपने देखा होगा कि कनाडा के कुछ पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर आके बैठे हुए थे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और मैं एक चीज आपको मेंशन करना मैं भूल गया, वो था कि ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका मुखिया है एक जगमीत सिंह धालीवाल। अच्छा। ठीक है ना, जो ये पूरा जिसके हाथ में पावर है।
ठीक है। तो ये तो फार्मर एजिटेशन के समय उन्होंने ये बयान दिया। उसके बाद क्या होता है कि अगले ही साल फरवरी 2022 में एक वहां की जो करीब 2000 जिस 700 ट्रक ड्राइवर्स ने, स्ट्राइक की थी। हाँ, अलोकतांत्रिक कोविड नीतियों के खिलाफ कनाडा में कैनेडियन सरकार की अलोकतांत्रिक कोविड नीतियों के खिलाफ ओटावा में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, ठप कर दिया पूरे ओटावा पे। बिल्कुल, हाँ। 2700 ट्रक थे। ठीक है। अब जब ये एक तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगा दिया, अब तब देखिए ट्रूडो का क्या रवैया होता है। फिर ट्रूडो बोलते हैं कि ये प्रजातांत्रिक देश है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप ये पूरी आर्थिक जो गतिविधि है उसको आप ठप कर दें। आप बाकी लोगों का आप डेमोक्रेटिक राइट्स कुचल दें। और इसने इमरजेंसी लागू कर दिया। हिपोक्रेसी इसको इसने कहते हैं, इसने ट्रू हिपोक्रेसी। इसने इमरजेंसी लागू कर दिया। और ये बात भूल गया वो कि उसके इंटरफेरेंस से इस पूरे किसान आंदोलन में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है ना, खालिस्तानियों का, आपको हाँ, मालूम है। पता है। उसमें भारत का 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, एज पर वन फिगर 77,000 करोड़। और ट्रूडो जैसे ही और जगमीत सिंह ढिल्लों जैसे लोग के इंस्टिगेशन पे उन्होंने उकसाया और भारत माता के झंडे का अपमान हुआ लाल किले पे। लाल किले पे 26 जनवरी को। लाल किले पे। तो ये है। और एक शायद बहुत कम लोगों को ये बात मालूम हुई कि ये किसान आंदोलन के पीछे ये पूरा षड्यंत्र क्या था और इसके पीछे का मेन मुद्दा क्या था। देखिए क्या है कि भारत, आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दाल पैदा करता है, लेकिन उसकी दाल की आपूर्ति नहीं होती है। तो करीब 20 सालों से कनाडा जो है वो सबसे बड़ा दाल का एक्सपोर्टर था इंडिया का। उनकी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये भारत को जो दाल का एक्सपोर्ट है उस पर निर्भर था। अब होता क्या है कि ये मोदी साहब ने कहा कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। हम दुनिया पे, आपने तो देखा होगा ना कि बीच बीच में दाल महंगे हो गए तो ये एक राजनीतिक मुद्दा भी हो जाता है। तो ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में थे, उसमें ये एक अपना सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर में बहुत बड़ा उस पर एक फोकस था। उसको उनको लगा कि ये तो हमारा क्या होगा, हमारे किसानों का क्या होगा। अच्छा, वहां कुछ खालिस्तानी भी दाल उगाते हैं, इसलिए यहां पर ये फार्मर एजिटेशन, सो कॉल्ड फार्मर एजिटेशन करवाया गया था। और पैसे वहां से आते थे तभी तो, जब खालिस्तान का ये था कैनेडा, तब तो फुट मसाजर वगैरह कहां से आए थे? सही बात है। ये सारा कुछ वहीं से हुआ था। ठीक है ना। तो ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। और अभी आप देखिए ये, हाँ, 2017 में, फिर 2017 में हमने टैरिफ लगा दी थी। तो 2017 में जो दाल आता था ना उस पर टैरिफ लगा दिया था हमने। तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा था। फिर बाद में हमने टैरिफ उठाया, लेकिन ये पूरे किसान आंदोलन का वही एक कारण था कि अब अगर इंडिया अगर सेल्फ सफिशिएंट खुद ही पैदा करने लगते हैं दाल, तो हमारा क्या होगा। तो ये अंग्रेज इतने शातिर। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि अभी उनका फ्रीडम रैली निकलना था, खालिस्तान फ्रीडम रैली। तो वहां पे सभी जगह पर ये किल इंडिया पोस्टर लगे।
वहां के जो हाई कमिश्नर हैं और जो काउंसलर के खिलाफ है, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, गंदे गंदे नारे लगाए गए। तो और ऐसे लगाए गए पोस्टर्स कि मतलब किल इंडिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। और तो और ब्रैम्पटन में एक पूरी झांकी निकाली गई जिसमें कि ये दिखाया गया कि किस तरह दो सिख गार्ड जो है हाँ, वो इंदिरा गांधी की हाँ, हाँ, बिल्कुल। के हत्या कर रहे हैं। अब इस तरह के आप चीजें सेलिब्रेट करें भारत के खिलाफ, तो कौन ऐसा मुल्क है जो कि इतना अपमान सहेगा। सही कहा, बिल्कुल और सही कहा। हर समय हर मोड़ पे भारत ने अपना प्रोटेस्ट करने में कभी नहीं चूका। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये कि ट्रूडो साहब आप इतना राजनीति के द्वारा इतना भी मत प्रभावित होइए। कि बायलैटरल हाँ, रिलेशन ही हाँ, हाँ। खराब हो। जी, तो ये सारा ये चल रहा था एक तरीके से। अब वो अगर आप सिख उसको सेलिब्रेट करते तो आप समझ जाइए कि आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। और देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि इंदिरा गांधी की हत्या में ये सत्यवेंद्र सिंह और सतवंत सिंह तो बहुत छोटे मोहरे थे, इसमें यही तत्व शामिल थे। वो तो सिर्फ ट्रिगर दबाने वाले थे, असली नहीं तो नहीं, पीछे। वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी हाँ, ये। इसमें ये उसमें ये सारे ये खालिस्तानी एलिमेंट्स और ये अंग्रेज भाई लोग भी शामिल थे उसमें, ठीक है ना। मैडम गांधी के खुद खुद घर में लोग थे जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। जो ठक्कर कमीशन बनी थी उसमें आपको मालूम है कि जो धवन था आर के उसको, दवा। हाँ, उस पर तो वो एक तरह से कितने 100 कुछ पेजेस कितने का रिपोर्ट था, उसमें 22-23 पेज पे तो इसी का नाम था, ठीक है ना। जब सतवंत सिंह से जब इंटरोगेशन हुई थी तो वो पूछा था कि बेन सिंह ने बोला कि देखो जब आप गोली मारोगे तो इसको मत देखना, इसको गोली नहीं लगे धवन को, क्योंकि इसने हमारी बहुत मदद की थी। तो ये सारी चीजें थी उसमें। अब इन्हीं तत्वों का, ये तो सबको मालूम है कि ये एक तरह का इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी था। हम्म अब ऐसे चीजों को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो आप बताइए कि क्या मतलब, कोई भी देश। और जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट में यह भी दिया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए, हमको जो हमारे पास मीन्स है हम उसको यूज करेंगे, और करनी भी चाहिए, करना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात। करनी भी चाहिए। अब हम आते हैं इस पे कि क्या ये टाइमिंग जो है, अभी ये G20 मीटिंग के लिए आए थे। अब आप समझो कि पिछले बार तो आपने देखा था जब ये आए थे भारत में तो इनकी क्या ट्रीटमेंट हुई थी। भारत ने अपना रोष बिल्कुल प्रकट कर दिया था। कोई मिनिस्टर इस लेने बार नहीं भी जब G20 के मीट में, जब खाने के मेज में एक ही आदमी मिसिंग था, वो था ट्रूडो। गए। तो यहाँ अंदर में वो ढेर सारा नाराजगी और ढेर सारा गुस्सा भारत के, और ढेर सारी कटुता भारत के खिलाफ वो लेके गया था। और जाते के साथ वहां पर हाँ, पार्लियामेंट में। उसने उसने ये कार्रवाई की। अब हरदीप सिंह निज्जर है वहां पे बहुत सारे ऐसे जो आपको मैंने बताया कि कोई 10 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे लोग हैं लिबरल पार्टी में के अंदर लोग हैं जो कि बिल्कुल खिलाफ हैं, इसके खालिस्तानियों के खिलाफ है। लेकिन उनकी ना सुन के, क्योंकि उनकी आवाज का, उनका तो सपोर्ट की इनकी जरूरत है नहीं, वो उन्हीं की सुनता है, वो खालिस्तानी की। जब यहाँ पे अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया तो ये जगमीत सिंह ढिल्लन ये रातों रात गया इसके पास, ट्रूडो के पास, और बोला आप बयान इशू कीजिए। और ये
ये झूठी खबरें, ये इंटरनेट बैन हो गया है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहा है, ये हो रहा है, वहां पर भारत सरकार जो है वो हिंसा कर रही है, इत्यादि इत्यादि कई चीजें इसके भी ये हुआ। अब इस बीच में क्या हुआ है कि कनाडा केवल एक खालिस्तानियों का गढ़ नहीं हुआ है, वो क्राइम सिंडिकेट भी बन गया। उसके साथ जुड़ गया है। कम से कम 50 से 60 ऐसे क्रिमिनल्स हैं, और कई क्रिमिनल गैंग्स जो है जो कि वहां से कैनेडियन सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा ये सब जो लॉरेंस बिश्नोई, ये वो हाँ, ये सारे गैंग ये सारा सारा ये आईएसआई प्लस ये क्रिमिनल गैंग्स प्लस खालिस्तानी। तो ये एक तरह का कनाडा है, एक तरह का देखिए तो ये इट्स बिकम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और दूसरा वही पाकिस्तान बनता जा रहा है। वर्स देन पाकिस्तान। कनाडा टुडे इज वर्स देन पाकिस्तान। और यही पर हम बताते हैं, देखिए क्या है कि जब भारत एक संस्कृति, आजकल बड़ा डिबेट चल रहा है ना इंडिया वर्सेस भारत में। इंडिया में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, बट भारत जो है वो एक सांस्कृतिक टर्म, वो सिविलाइजेशनल टर्म है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है। इन देशों में कोई सामाजिक व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रह गई। एक उनको कारपेंटर भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए, ब्लैक स्मिथ भी चाहिए, उनको ये प्लम्बर भी चाहिए, तरह तरह के लोग चाहिए। कुछ पढ़ने लिखने वाले भी लोग चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए। तो अलग अलग नेशनैलिटी से आते हैं वो। हाँ, उस जरूरत के कारण वो इंपोर्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ लोग क्या है कि बड़े इंप्रेस्ड हो जाते हैं कि जी ट्रेनें वहां इस तरह से चलती है, बर्फ को काट देती हैं इस तरीके से, वहां तो हवाई जहाज। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेन चाहे जितनी भी अच्छी हो, पहली बात कि वो आप वहां पर जिस डेस्टिनेशन में से आपने शुरू किया वहां आपने क्या किया, और जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचेंगे वहां क्या जाके करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूं कि कोई संस्कृति नाम की चीज ही नहीं है वहां पे। और आपको तो मालूम है कि पूरे पश्चिम की दुनिया में जो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया है। जब फैमिली खत्म हो जाए तो समझिए कि फिर जो आप जानवरों वाली जिंदगी, जानवरों में भी फैमिली का एक कंसर्न होता है। तो ये है। और जो निज्जर जिसके लिए ट्रूडो वो कर रहा है, वो निज्जर तो खुद एक क्रिमिनल ही था। बिल्कुल। उसको तो 2-3 बार उसका तो खुद कनाडा ने रिजेक्ट किया था भाई वीजा ऐसा वीजा। ऐसा है कि ये जितने खालिस्तानी जो है, अब कौन कौन जाने किस क्रिमिनल ने उसको ठोक नहीं दिया। नहीं, ये खालिस्तानी जो है ये दो तरह की जिंदगी जीते हैं। एक तो कनाडा के अंदर में जो जिंदगी जी रहे हैं, और बाकी जो इनका हिंदुस्तान के खिलाफ जो इनके एक्शंस। अब है क्या कि मान लीजिए इनको अगर इनको क्या मैं शब्द इस्तेमाल करूं, अगर इनके साथ डील नहीं किया जाए तो हम क्या पूरा मैदान छोड़ दें? कहीं ऐसा ना हो जाए कि बढ़ते 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 इतना इतना इनका खौफ हो जाए कि कोई हिंदुस्तानी भारत प्रेमी वहां रह ही नहीं पाए। वो भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ट्रूडो साहब को एक चीज एहसास होना चाहिए कि जब आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे वहां पे हिंदुस्तानी हैं जो कि भारत माता के असली बेटे हैं। बिल्कुल। अब उनमें द्वंद्व तो जाहिर है बिल्कुल। और अब यही हो रहा है कि जब प्रोटेस्ट होता है खालिस्तानियों का तो रोड के इस तरफ आते हैं, वीडियोस आते हैं, एक तरफ खालिस्तानी ये प्रोटेस्ट करने वाले और दूसरी तरफ ये उन्हीं का विरोध करने वाले खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए आप, हम लोग कनाडा एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है नाटो का। दूसरी बात है कि कनाडा अगर स्ट्रेटेजिकली देखें आप, तो अगर कनाडा में ये चीजें हो रही हैं, ये खालिस्तान की जो जो गतिविधियां जो है,
ये अगर हो रही है तो इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे भी पड़ता है। हम्म। अगर आप देखोगे ये सारे जो शहर जो है, ठीक है ना, ये सब बिल्कुल सदर्न पार्ट ऑफ जो इलाका जो इसके साथ लगा हुआ है अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ। वहां पर ये हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे भी पड़ेगा। आपने देखा भी सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था, ठीक है बिल्कुल। ना, इसका असर ब्रिटेन पे पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत जो मैसेज है, बहुत स्टर्न मैसेज गया है इंडिया से और जा रहा है कि भैया हम इसको अब टॉलरेट हाँ, नहीं थोड़ा सा करेंगे। नरमी अगर नजर आई अगर है। अगर आपने हमसे बिजनेस करना है, हाँ, बिल्कुल। हमने कनाडा को बोल दिया कि अपनी आदतें सुधारो, हम्म। अपना रवैया सुधारो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ, हमको नहीं चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और वो अब क्या कर रहा है, वो ट्रूडो की जगह जगह दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज है उससे अपनी गुहार लगा रहा है कि ये देखो इंडिया क्या कर रहा है। हम्म। वो आज कह रहा है वो आज कह रहा है कि हमारे सॉइल पर आके आपके लोगों ने मतलब ये मारा है इसको, जो भी हो, हम्म। रॉ का आदमी हो, क्या हो, किसने किसने एजेंट मारा, क्या मारा। और सर, वो वो सिंडिकेट बने हुए हैं आपस में ही। मैं तो कहता हूँ लॉरेंस लेकिन बिश्नोई के गैंग ने ही मार दिया हाँ हो, क्या हाँ, पता क्या पता। कई है, यानी कई तरह के गैंग क्रिमिनल वहां पर एक्टिविटीज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए तो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल कई तरह के गैंग वहां हाँ। ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे। तो अभी वो जगह जगह पर हम्म। हर पश्चिम देश के पास वो गुहार लगा रहा है, अपना ट्रैक्शन जो है, जो अपना वेस्टर्न कंट्री होने के नाते जो एक डिप्लोमेटिक ट्रैक्शन है वो यूज कर रहा है। लेकिन ये लोग ना भूलें कि आज इंडिया जियो पॉलिटिकल स्वीट स्पॉट पे है, हम्म। और ऐसी स्वीट स्पॉट पे है कि हमारे बिना क्वाड्स पॉसिबल नहीं है, हमारे बिना इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी हम्म। ये नहीं है। हम दुनिया की, हम अब फोर्थ लार्जेस्ट हम इकोनॉमी बनने, हाँ। इकोनॉमी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये अभी सप्लाई चेन जो आप देख रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई हम्म। चेन, उसमें आप देखो भारत कितने प्रोमिनेंटली उभर 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 के आ रहा है। और ये अभी भी मैं कहा ना, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वही मानसिकता है, वही मानसिकता, वो अंग्रेजों वाली मानसिकता। इस मोदी सरकार ने उस मानसिकता पर ही चोट पहुंचाया और इसीलिए ये तिलमिला तिलमिला रहे रहा है। हैं। दर्शकों, आपको हमारी चर्चा बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम और अच्छे अच्छे इसी तरह के विषयों पर चर्चाएं आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद।